Hello futures, welcome to Radha tutorial and I am here with another video on my YouTube platform. और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे all the diseases and disorders related to class 11th class 11th और class 11th में जो भी खासकर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है उसमें जितने भी डिजीज और डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पढ़ना है वो सारे के सारे डिजीज और डिसऑर्डर्स इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिजीज और डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेशन, देन रेस्पिरेशन, देन ह्यूमन सर्कुलेशन एंड देन एक्सक्रीशन एंड देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के। तो सबसे पहले डिजीज है जॉन्डिस। जॉन्डिस जॉन्डिस इज अ डिजीज इन विच लीवर इज अफेक्टेड। जॉन्डिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें लीवर अफेक्टेड होता है। देयर इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय जॉन्डिस को पहचाना कैसे जाता है तो येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स के डिपोजिशन और खासकर बाइल पिगमेंट्स में बिलिरुबिन के डिपोजिशन इन ब्लड। तो होता यह है जॉन्डिस में कि जो हमारे बाइल पिगमेंट्स होता है बिलिरुबिन वो ब्लड में डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण येलोइश कलर आ जाता है हमारे स्किन और आईज में। Third point is about jaundice is due to increased hepatitis और liver cirrhosis caused by alcoholism। तो jaundice mainly उन आदमियों में हो सकता है जिनमें जो अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं जिसके कारण हेपेटाइटिस और लीवर सिरहोसिस बढ़ने के कारण जॉन्डिस हो सकता है। Second disease is vomiting. What is vomiting? Ejection of stomach content through the mouth is known as vomiting। तो हमारा जो स्टमक में जितने भी फूड कंटेंट्स होते हैं और जो भी इंजाइम्स वगैरह एसिड्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे कंटेंट माउथ्स के थ्रू बाहर आ जाना, इसको हम कहते हैं वॉमिटिंग। व्हाट कॉज वॉमिटिंग? इट प्रिसीड्स बाय फीलिंग ऑफ नोजिया। तो नोजिया का जनरली हिंदी मतलब होता है उकाई। तो वॉमिटिंग हमारा जनरली नोजिया के कारण होता है, फीलिंग ऑफ नोजिया के कारण हमारा वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन। तो हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन में वॉमिट सेंटर होता है जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। थर्ड डिजीज इज डायरिया। व्हाट इज डायरिया? इट इज द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट और फास्टर बोवेल मूवमेंट इज नोन एज डायरिया। तो होता मेनली डायरिया में होता ये है कि हमारा जो बोवेल मूवमेंट होता है इन डायरिया एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाता है, यानी कि इतना फास्टर हो जाता है जिसके कारण हमारा जो फूड कंटेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास करने लगता है। और इतना जल्दी वो पास करता है ताकि उसको टाइम ही नहीं मिलता, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल को टाइम ही नहीं मिलता कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो हमारा जो फीकस होगा वो लिक्विड होगा। ओके, तो इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। फीकल जो डिस्चार्ज होगा हमारा वो लिक्विडिटी होगा, मतलब उसमें पूरा लिक्विड कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा वाटर के एब्जॉर्प्शन ना होने के कारण, विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन। हमारे बॉडी का सारा वाटर एब्जॉर्ब ना होके फीकल डिस्चार्ज के थ्रू निकल जाएगा एंड दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। डायरिया क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। तो हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके इन्फेक्शन के कारण हमारा डायरिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया कौन कौन से पाए जाते हैं? ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, सिगेला, एसपीपी, सैल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम एटसेट्रा, ये सब बैक्टीरिया होते हैं। और यहाँ तक कि प्रोटोजोन्स के कारण भी हमारा डायरिया होता है, लाइक इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, गियार्डिया इंटेस्टिनालिस, ट्राइकोमोनाज होमिनिस एटसेट्रा। तो ये तीन नाम आप याद कर लीजिएगा जो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई, सिगेला, एसपीपी एंड सैल्मोनेला। एंड प्रोटोजोन्स है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, गियार्डिया, ट्राइकोमोनाज होमिनिस। Another point about diarrhea is it reduces absorption of food। तो मैंने जैसा बोला कि फूड इतना जल्दी जल्दी बोवेल के थ्रू पास करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास करता है कि उसको उनके वॉल को टाइम ही नहीं मिलता कि वो फूड के एब्जॉर्प्शन कर सके, फूड का एब्जॉर्प्शन कर सके। सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरा का पूरा डिक्रीज हो जाता है डायरिया के केस में। नेक्स्ट डिजीज इज अवर कॉन्स्टिपेशन। ये जस्ट उल्टा होता है डायरिया के। डायरिया में क्या होता है कि बोवेल मूवमेंट फास्ट हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा? बोवेल मूवमेंट बिकम्स स्लोअर, लीड्स टू पेनफुल डिफेशिएशन। अब बोवेल मूवमेंट इतना स्लो हो जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल को पूरा का पूरा टाइम मिल जाता है उससे वाटर और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करने का। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बहुत ही अच्छे तरह से होता है। यहाँ तक इतना एक्सेस एब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का कि जो
फीकस जो हमारा होता है वो पूरा का पूरा सॉलिड हो जाता है एंड इट लीड्स टू पेनफुल डिफेशिएशन, यानी डिस्चार्ज ऑफ फीकस बहुत ही पेनफुल हो जाता है. सेकेंड, फीकस बिकम्स मोर ड्राई एंड सॉलिड ड्यू टू एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इट कॉजेज डिप्रेशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. तो कॉन्स्टिपेशन के कारण हम डिप्रेस्ड हो सकते हैं या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हमें हो सकता है. फिफ्थ डिजीज, इंडाइजेशन. Indigestion, what is indigestion? Food is not properly digested leading to a feeling of fullness. तो हमें लगेगा कि हमारा जो स्टमक है वो हमेशा फुल है. ओके, हमें भूख नहीं लगेगी. दैट लीड्स टू इंडाइजेशन. इंडाइजेशन मतलब होता है दैट इज फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड. वेदर ये किसी और कारण से भी हो सकता है, एंजाइम के नॉन सेक्रेशन की वजह से भी हो सकता है, किसी भी ग्लैंड के इन फंक्शनिंग की वजह से भी हो सकता है. इट इज ड्यू टू इनएजुकेट एंजाइम सेक्रेशन. तो हमारा अगर एंजाइम सही से सेक्रेट नहीं होगा तो हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा. इट एंड एनेक्सिटी, फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग, ये सभी के कारण इंडाइजेशन हमारा हो सकता है. सिक्स्थ डिजीज इज डेंटल कैरीज. व्हाट इज डेंटल कैरीज? Appearance of cavities in the teeth due to acid produced during anaerobic respiration of bacteria. तो बेसिकली होता क्या है डेंटल कैरीज में कि जो हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं, तो होता कभी है कि कभी कभी हमारा जो फूड जो हम इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन के दौरान कुछ फूड पार्टिकल्स टिथ में स्टिक कर जाते हैं. बैक्टीरिया क्या करता है, उन फूड पार्टिकल्स को एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिकली उसको ब्रेक डाउन करता है. ओके, तो एनारोबिक ब्रेक डाउन करने के दौरान जो एसिड सेक्रेट होता है वो एसिड हमारे दांत में कैविटीज बना देते हैं एंड दैट लीड्स टू डेंटल कैरीज. डेंटल कैरीज क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड इन वाटर एंड फूड्स लाइक सी फिश. अगर हम वाटर का कंजम्पशन करते हैं, सी फिश का कंजम्पशन करते हैं, तो अगर उसमें फ्लोराइड आयंस की कमी है, दैट लीड्स टू डेंटल कैरीज. थर्ड पॉइंट इज अबाउट डेंटल कैरीज इज उल्करेशन ऑफ गम सेल्स लीडिंग टू स्वेलिंग इन द गम्स. तो गम सेल्स में उल्करेशन होगा, इट लीड्स टू स्वेलिंग. हमारा गम्स जो होगा वो स्वेल कर जाएगा, यानी कि फूल जाएगा. सेवेंथ इज कोलेसिस्टिटिस. कोलेसिस्टिटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर. हमारा गॉल ब्लैडर अगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसको कोलेसिस्टिस डिजीज कहा जाता है. उसी तरह पैनक्रियाटिटिस को इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज इज पैनक्रियाटिटिस, यानी कि पैनक्रियाज अगर हमारा इन्फ्लेम हो जाता है तो ये डिजीज होता है. नाइन्थ डिजीज इज एपेंडिसिटिस. तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ओके, तो इलोंगेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के इलोंगेशन होने की वजह से, और इलोंगेशन क्यों होता है? ड्यू टू डिके ऑफ फूड और वार्म इन्फेक्शन. या तो किसी वार्म इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर फूड के वहां पे डिके. सिंस हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल नहीं होता है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो उसके इलोंगेशन से हमारा अपेंडिसिटिस डिजीज हो सकता है. तो जनरली अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है लेकिन इससे हमारे बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है. नेक्स्ट डिजीज के बारे में हम जाने. 10th disease is kwashiorkor. Kwashiorkor is caused by severe protein deficiency. Occurs in small children in the age group of 1 to 3 years. तो क्वासिरकॉर डिजीज सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में होता है. यहाँ तक कि छोटे बच्चों में ही होता है, एज ग्रुप बिटवीन 1 to 3 years. छोटे बच्चों में यह डिजीज होता है ड्यू टू सीवर प्रोटीन डेफिशिएंसी. अगर किसी फैमिली बहुत ही वेल्दी नहीं है, ओके, तो वो मतलब उनके पास न्यूट्रिशन की कमी है, वो अगर न्यूट्रिशन किसी तरह अपने चिल्ड्रन को अवेलेबल नहीं करा पाते हैं तो उन प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण हमारा क्वासिरकॉर डिजीज हो सकता है. क्वासिरकॉर डिजीज में होता क्या है कि स्टंटेड ग्रोथ होने लगता है, एनीमिया होता है, बल्जिंग आइज, रिपीटेड डायरिया. तो बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ एबनॉर्मली ज़्यादा होगा या कम होगा, या मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा. सेकेंड, एनीमिया होगा, बल्जिंग आइज, आई बल्ज कर जाएंगे, एंड रिपीटेड डायरिया. ईडिमा ऑफ हैंड्स, फूल जाएंगे हैंड्स, फीट एंड फेस, एंड एट्रोफी ऑफ मसल्स. तो मसल्स का इडमा होगा, किसके मसल्स का? हैंड्स के मसल्स का, फीट के मसल्स का, एंड फेस के मसल्स का, यहाँ एंड एट्रोफी ऑफ मसल्स. तो क्वासिरकॉर में ये सब चीजें पाई जाती, मतलब कि ये सब चीजें अकर हो जाती हैं. 11th disease, marasmus. Marasmus is also caused by simultaneous deficiency of protein and food calories. सेम बात यहीं पे है कि मैरास्मस में भी अगर ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है बच्चों में, तो प्रोटीन के डेफिशिएंसी के कारण या फूड कैलोरीज के डेफिशिएंसी के कारण ये मैरास्मस डिजीज होता है. इट अकर्स इन चाइल्ड बिलो 1 year of age. 1 साल के
1 साल से छोटे बच्चों में ये डिजीज जनरली पाया जाता है। तो क्वाशियोर-कॉर्ड डिजीज एज ग्रुप 1 to 3 years एंड मैरस्मस डिजीज बिलो 1 year ऑफ एज में पाया जाता है। तो छोटे बच्चों में ये सारे प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड फूड कैलोरीज डेफिशिएंसी कम होने चाहिए, तब ये डिजीज होने का खतरा कम हो जाता है। मैरस्मस में क्या होता है, श्रिवल्ड अपीयरेंसेस, सिकुड़ जाना, उनके बॉडी सिकुड़ जाते हैं। एक्सट्रीम थिनिंग ऑफ द लिम्स, तो हमारा लिम्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम थिन हो जाता है। एंड स्टंटेड ग्रोथ एंड डायरिया। 12th disease is pernicious anemia. What is pernicious anemia? उससे पहले हम anemia को देख लेते हैं। What is anemia? It is deficiency of iron, which is a component of hemoglobin. तो anemia में जनरली क्या होता है कि आयरन का डेफिशिएंसी हो जाता है, और हम जानते हैं कि आयरन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। तो आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन पे हमारा असर पड़ता है। The person appears pale and undergoes early exhaustion. पर्सन्स पेल अपीयर्स होता है, पेल मतलब होता है येलोइश अपीयरेंस आ जाता है। एंड अर्ली एग्जॉशन मोर कॉमन इन वोमेन ड्यू टू मंथली मेंस्ट्रुएशन। तो एनीमिया जनरली वोमेन में अधिकतर होता है ड्यू टू मंथली मेंस्ट्रुएशन। एनीमिया में भी न्यूट्रिशनल, पर्नीशियस एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। तो एनीमिया बहुत तरह के हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, एंड हीमोलाइटिक एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। पर्नीशियस एनीमिया की बात करें तो पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और साइनोकोबैलामिन। तो न्यूट्रिशन, ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी से या विटामिन B12 की कमी से, खासकर विटामिन B12 या जिसको साइनोकोबैलामिन भी कहा जाता है, उनके डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, इन लार्ज साइज बट रिड्यूस नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो हमारा एरिथ्रोसाइट का जो साइज होगा वो इन लार्ज हो जाएगा, बट देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब होता है आरबीसी, ब्लड का मेन कंपोनेंट है आरबीसी, उनके रिड्यूस्ड हो जाते हैं, उनके नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है पर्नीशियस एनीमिया हुआ है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें, अस्थमा। नाउ हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अस्थमा, व्हाट इज अस्थमा? नैरोइंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंकियोस्पैस्म एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो जो हमारे अंदर जो ब्रोंकी होते हैं, ब्रोंकियोस्पैस्म होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाना या वो उनका नैरो हो जाना, ओके। तो अगर ब्रोंकी जनरली एक तरह से आप समझे कि ये विंड पाइप हुआ, ओके, विंड को लंग्स तक पहुंचाने का रास्ता, अगर वो रास्ता ही इन्फ्लेम कर जाए या नैरो हो जाए, छोटा हो जाए, पतला हो जाए, तो इट लीड्स टू कम एयर जाएगा हमारे लंग्स तक, रीच कर पाएगा, एंड इट लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज अस्थमा। ये जनरली कॉमन एलर्जन के कारण होता है, ओके। तो कॉमन एलर्जन फॉर अस्थमा क्या क्या है? हाउस डस्ट, जो भी हमारे घरों के जो डस्ट होते हैं उनसे होता है। पॉलन ग्रेन्स, ये ज्यादातर लोगों में होता है, जैसे कि कांग्रेस प्लांट के पॉलन ग्रेन। पेट एनिमल्स, किसी को पालतू जानवर के वजह से होता है अस्थमा। सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक्स लाइक एग, फिश, रेड वाइन्स एटसेट्रा एंड पॉल्यूटेंट्स लाइक SO2। तो इन सब के वजह से अस्थमा हो सकता है। किसी को किसी का एलर्जी होता है, किसी को किसी का एलर्जी होता है। तो कॉमन एलर्जन यही सब है, हाउस डस्ट, पॉलन ग्रेन्स लाइक कांग्रेस प्लांट, पेट एनिमल्स, सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड पॉल्यूटेंट्स। अस्थमा में क्या होता है, टेक एस्पिरिन और नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID, NSAID। तो अस्थमा में लिया जाता है एस्पिरिन लिया जाता है, या नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म NSAID कहते हैं। 15th disease, emphysema. Another disease related to respiratory system is emphysema. Emphysema जनरली सिगरेट स्मोकर में होता है। जनरली होता है क्या इसमें, ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई एंड रप्चर्स ऑफ एल्वियोलर वॉल्स डिक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो जो हमारा एल्वियोलाई होता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई, मिलियंस ऑफ या उससे भी ज्यादा जो एल्वियोलाई पाए जाते हैं, उनके वॉल का रप्चर हो जाना, ओके, और उसमें लिक्विड का भर जाना। तो लिक्विड के भर जाने से तो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। अब सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा अगर, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो पहले रीच कर रहे थे वो अब कम हो जाएंगे। एयर का सप्लाई टू द लंग्स, और वहां से मतलब कि
डिस्चार्ज होना, वो सब कम हो जाएंगे, एंड जनरली इट्स लीड्स टू पल्मोनरी वेंटिलेशन। इम्फाइसीमा, मेन कॉज ऑफ इम्फाइसीमा होता है सिगरेट स्मोकिंग करना, तो सिगरेट स्मोकिंग के कारण हमारा इम्फाइसीमा हो सकता है, तो प्लीज आप सिगरेट ना पिए। विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रोटीनेजेस एंड ऑल्सो इनएक्टिवेट द एंटी प्रोटीनेज इंजाइम। तो सिगरेट स्मोकिंग के कारण क्या होता है, हमारा प्रोटीनेजेस इंजाइम जो होता है वो रिलीज हो जाता है, उसका स्टिमुलेशन हो जाता है, एंड ऑल्सो इट इनएक्टिवेट द एंटी प्रोटीनेजेस इंजाइम। 16th disease is occupational respiratory syndrome. Occupational respiratory syndrome, sorry, disorder. Occupational respiratory disorder, इसको शॉर्ट फॉर्म ORD भी कहा जाता है। ऑक्यूपेशन, इसको मतलब कि समझे तो ऑक्यूपेशन के कारण जो रेस्पिरेटरी डिजीज होता है उसको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब आप सोचेंगे ऑक्यूपेशन के कारण कैसे रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, तो देखते हैं। It occurred due to the exposure of industrial workers to the air pollutants generated from industry। अब कुछ जो वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज के वर्कर्स जो होते हैं, वो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे जैसे कि खदान वगैरह हो गया, वहाँ पे काम कर रहे हैं, या किसी भी रॉक मिनरल्स के जहाँ पे मिनरल्स निकाले जाते हैं वहाँ पे अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जनरली डस्ट उड़ते रहते हैं, या पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। तो उनके कांटेक्ट में आने से, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के एयर पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आने से जो डिजीज हो जाता है रेस्पिरेशन, उसको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 एंड SO3, इन सब के कारण जो डिसऑर्डर होता है उसको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। टू अवॉइड दिस वर्कर मस्ट वियर सम प्रोटेक्टिव मास्क। तो आप देखते होंगे इन सब जो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं वो मास्क पहन के काम करते हैं। तो मास्क क्या करता है, जनरली इन सब को इन एयर पॉल्यूटेंट्स को वर्कर्स के कांटेक्ट में आने से रोकता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लंप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स। तो हमारे लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एयर के जाने का जो रास्ता होता है हमारे लंग्स तक, उनमें लंप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन या फॉर्मेशन हो जाता है, ओके, जिससे हमारा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो होता ही है। तो इससे क्या क्या होता है, हेडेक हो जाता है, डिजीनेस होता है, पैल्पिटेशन होता है, एटसेट्रा, एंड फाइनली मे लीड टू डेथ। तो हायर केसेस में डेथ भी होते हैं इनसे। नेक्स्ट डिजीज अगर हम देखें, न्यूमोनिया, ओके, तो न्यूमोनिया होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग एल्वियोलाई। तो हमारे लंग एल्वियोलाई के इन्फ्लेमेशन से न्यूमोनिया होता है। बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ओके। किस बैक्टीरिया के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण। स्ट्रेप्टोकोकस एक डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। कोकस मतलब होता है स्फेरिकल सेप्ट, तो स्फेरिकल सेप्ट का बैक्टीरिया होता है वो भी डिप्लोकोकस है। डिप्लो मतलब दो, दो स्फेयर की तरह ये इनका शेप होता है। उनकी वजह से जो लंग्स के जो एल्वियोलाई है, ओके, एयर सैक जहाँ पे एक्चुअल एयर का डिफ्यूजन होता है, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, दैट्स लीड्स टू न्यूमोनिया। इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज एंड आल्सो स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये जनरली एयरबॉर्न डिजीज है। अगर कोई न्यूमोनिक पेशेंट है, ओके, और वो अगर छींकता है तो उनके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से अगर कोई और हेल्दी बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ जाता है ड्यू टू एयर बॉर्न, ओके, इट लीड्स टू न्यूमोनिया। इट इज मोर कॉमन इन ओल्ड पीपल, ये जनरली ओल्ड पीपल में ज्यादा पाया जाता है। 18th disease is most important. Now it is a कोरोना काल एंड यहाँ पे SARS चल रहा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के स्ट्रेन, ये एक किसी भी कोरोना वायरस बहुत प्रकार के होते हैं, उनके एक स्ट्रेन से जो ये बीमारी होता है SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, it is due to caused by a strain of coronavirus. It is spread through contact, respiratory discharge and cockroaches. ये हमारा respiratory discharge, cockroaches या फिर किसी हेल्दी किसी भी SARS पेशेंट के कांटेक्ट में आने से भी हो जाता है। इनमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, ड्राई कफ, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, मस्कुलर स्टिफनेस, बॉडीली डिस्कम्फर्ट एटसेट्रा। तो इसलिए हमें जब भी SARS डिजीज होता है तो हमें दूसरों से कांटेक्ट बना के चलना पड़ता है। 19th डिजीज इज एंजिना। नाउ हम आ गए सर्कुलेशन चैप्टर में। सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन से रिलेटेड जो डिजीज है उनको हम देखते हैं।
पहला एंजीना। एंजीना इज ड्यू टू arteriosclerosis of coronary arteries, so decreased blood and oxygen supply to heart muscle, especially at the time of stress. तो जो हमारा कोरोनरी आर्टरीज होता है, अब यहाँ पे ये समझिए कि आर्टरीज होता है वो ब्लड के पासेज, ट्यूब है, वो एक कैनाल है, ट्यूब है, उससे ब्लड पास करता है। तो अगर वहां पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, यानी किसी भी चीज का डिपोजिशन हो गया, तो हमारा ब्लड जो है वो सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा। सो देयर इज अ डिक्रीज्ड ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा हार्ट को या हार्ट के मसल्स को, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा ठीक से। और स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होता है तो हमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय जो सेल्स होते हैं बहुत ही एक्टिवली जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं। तो उस समय खास के आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के होने के कारण हमारा ठीक से ब्लड, ना ही ब्लड पहुंच पाता है ठीक से, ना ही ऑक्सीजन पहुंच पाता है हमारे हार्ट मसल्स को, दैट लीड्स टू एंजीना। एंजीना इज मोर कॉमन अमॉन्ग द मिडिल एज्ड एंड एल्डरली मेन एंड वुमेन। तो जैसे जैसे ह्यूमन की एज बढ़ती है, हमारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी डिपोजिशन ऑफ समथिंग, आगे हम देखेंगे क्या चीज का डिपोजिशन होता है, तो हमें उस कैनाल में डिपोजिशन बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारे डिपोजिशन के कारण धीरे धीरे हमारा कोरोनरी आर्टरीज नैरो 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 होते चला जाता है, एंड इट लीड्स टू एंजीना। एंजीना में क्या होता है, सीवर एंड परसिस्टेंट चेस्ट पेन। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजीना, एंजीना को पहचानने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि सीवर एंड परसिस्टेंट चेस्ट पेन होगा, हमारा चेस्ट पेन होगा, सीवियर होगा, बहुत ही भयानक होगा, और परसिस्टेंट होगा, बहुत देर तक रहेगा। इट स्प्रेड टू लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर एंड नेक। ये हमारा चेस्ट पेन जो होता है वो लेफ्ट आर्म तक फैलता है, लेफ्ट शोल्डर तक फैलता है, एंड देन पूरा नेक तक फैल जाएगा। अगर ऐसा किसी को पेन हो रहा है तो दैट लीड्स टू उसको एंजीना हुआ है। रिपीटेड एंजीना में डेवलप इनटू एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो रिपीटेड एंजीना के कारण हमारा हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। इट इज ऑल्सो ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगेन सारे चीज है जो हार्ट के ट्यूब को, जहाँ तक ब्लड जिससे सप्लाई होता है, ऑक्सीजन से सप्लाई होता है, उनका नैरो हो जाना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाना, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, या ओवर वेटनेस के कारण होता है, फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस के कारण होता है, इट लीड्स टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ओबेसिटी, ओवरवेटनेस, फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। हाइपरटेंशन में क्या होता है, परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। दिस हाई ब्लड प्रेशर जनरली ह्यूमन में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 120/80 mmHg, बट हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण दैट इज 150/90 mmHg तक ब्लड प्रेशर चला जाता है। मीन आर्टेरियल प्रेशर में भी हाई एज 170 mmHg। तो जो आर्टरीज में जो प्रेशर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन आर्टेरियल प्रेशर, वो 170 mmHg से भी ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट इज टैकाइकार्डिया। टैकाइकार्डिया में क्या होता है, फास्टर हार्ट बीट होता है, 150 to 250 बीट्स पर मिनट। जनरली नॉर्मल ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन में जो हार्ट बीट रेट होता है वो 70 to 75 बीट्स पर मिनट होता है, बट सोच सकते हैं टैकाइकार्डिया में इससे भी दोगुना हो जाता है बीट, या उससे भी ज्यादा फास्ट हार्ट बीट, 150 to 250 बीट्स पर मिनट। टैकाइकार्डिया इज कॉज्ड बाय एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण टैकाइकार्डिया हो जाता है, एंड इट अकर नेचुरली, एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा अगर एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण हम देखते होंगे कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट बीट का रेट फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो मेन बात टैकाइकार्डिया में यह है कि फास्टर हार्ट बीट रेट होता है। अगर उसी तरह ब्रैडाइकार्डिया को देखो तो यहाँ पे स्लो हार्ट रेट हो जाता है, दैट इज लेस देन 60 टाइम्स पर मिनट, ड्यू टू फिजियोलॉजिकल स्टेट, हाइपोथायरॉयडिज्म, ड्रग थेरेपी। अगर हम ड्रग का थेरेपी ले रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, हमें थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन अगर कम गया उसके कारण हो सकता है, या फिर फिजियोलॉजिकल स्टेट के कारण ब्रैडाइकार्डिया होता है। मेन बात है टैकाइकार्डिया में फास्ट हार्ट बीट रेट होता है एंड ब्रैडाइकार्डिया में स्लो हार्ट रेट होता है। टैकाइकार्डिया ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन या नेचुरली होता है, ब्रैडाइकार्डिया ड्यू टू फिजियोलॉजिकल स्टेट, ड्रग ले रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तब होता है, डिजीज कंडीशन में होता है जनरली। 23rd देखें, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक। व्हाट इज मायोकार्डियल और हार्ट अटैक? व्हाट इज हार्ट अटैक?
कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, फर्स्ट पॉइंट देखें, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरीज। तो हमारा कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो क्लॉट कर जाते हैं। ओके, ब्लड का क्लॉटिंग की वजह से जो कंडीशन पैदा होता है दैट इज लीड्स टू हार्ट अटैक, इसको हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। व्हाट इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस? फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरीज। फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स आर नॉट सस्टेन्ड ड्यू टू लिटिल ब्लड फ्लो टू हार्ट। अगर हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड क्लॉट कर जाए तो नेक्स्ट जो ब्लड है वो पास नहीं कर पाएंगे, तो लिटिल ब्लड फ्लो होगा हमारे हार्ट में। ओके, सीवर चेस्ट पेन ड्यूरिंग हार्ट अटैक क्या होता है? जोर से चेस्ट पेन होता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, सांस लेने में नहीं बनता है, रेस्टलेसनेस, हमें पसीना आने लगता है, हम ऐसे थके थके लगते हैं, नोजिया, ओके, ओकाई होता है, एंड वॉमिटिंग। अब ओकाई होगा तो वॉमिटिंग तो होगा ही। तो ये सब हार्ट अटैक में होता है। तो हार्ट अटैक नाम से ही पता चला, जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं वो सडनली अटैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द इनएजुकेट ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ठीक से ना होने के कारण जो हमारे हार्ट मसल्स पे जो अटैक होता है दैट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। नेक्स्ट इज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। Congestive heart failure क्या होता है या CHF? It may be due to rheumatic or hypertensive heart disease, carditis, cardiomyopathy। तो हार्ट डिजीज के कारण या कार्डिटिस के कारण या कार्डियोमायोपैथी के कारण जो भी हमारा हार्ट का जो डिजीज होता है उसे हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं। हार्ट फेल्स टू पंप द ब्लड एंड डज नॉट फंक्शन वेल। तो हार्ट फेल्योर क्या होता है? द हार्ट फेल्स टू पंप द ब्लड, तो हमारा हार्ट का फंक्शन जो होता है वो काम करना या तो बंद कर देता है या डज नॉट फंक्शन वेल। तो जो ब्लड का पंपिंग का जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाता है। इसमें भी क्या होता है? ब्रेथलेसनेस, हमें सांस लेने में नहीं बनता। मार्क टैकाइकार्डिया, मैंने पीछे बताया व्हाट इज टैकाइकार्डिया, फास्टर हार्ट बीट, अबव 150 टू 250 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट रेट हो जाता है। इरेगुलर पल्स होता है, एक्सटेंसिव इडमा इन एडवांस्ड केस, और एक्सटेंसिव इडमा हो जाता है, हमारा पूरा बॉडी फूल जाएगा इन एडवांस्ड केसेस। Another disease is atherosclerosis. What is atherosclerosis? It is the deposition of fatty substance like triglyceride in blood vessel. तो fatty substance के deposition, जैसे fatty substance like triglyceride हो गया in blood vessels, इसको हम कहते हैं atherosclerosis। इसमें क्या होता है? स्टेबल एंजिना अकर। एंड व्हाट इज एंजिना? मैंने पीछे बताया। स्टेबल एंजिना में क्या होता है? परसिस्टेंट चेस्ट पेन होता है। ओके, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अब दो अलग अलग चीज है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस में फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में कैल्शियम सॉल्ट या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा ऑन द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो पीछे जितना भी हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का केस देखे थे वो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट अगर या कोलेस्ट्रॉल हमारा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन हो जाएगा, दैट लीड्स टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इससे क्या कॉज होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा हमारे अंदर, या थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस मतलब होता है ब्लड क्लॉट हो जाना। इट में लीड टू हार्ट अटैक एंड आदमी का हार्ट काम करना बंद होगा। हम किसी भी ह्यूमन के हार्ट मसल्स पे इनएजुकेट ब्लड सप्लाई का अटैक होगा। 27th disease is renal failure. What is renal failure? Now we comes to the next unit, next chapter, human excretion. तो renal failure क्या होता है? Deterioration of functioning of the kidneys result in accumulation of toxic nitrogenous waste like urea, leading to uremia, reduction in urine output. तो रेनल फेल्योर में हमारा किडनी का फंक्शन काम करना बंद कर देगा, ओके, या ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारा यूरिया होगा, मेनली तो ह्यूमन में यूरिया ही होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो यूरिया का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, लीडिंग टू यूरेमिया एंड रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट। हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और यूरेमिया हो जाएगा। यूरेमिया का मतलब है यूरिया डिस्चार्ज through urine. There are two types of renal failure: acute renal failure and that require regular dialysis. जो छोटा मोटा renal failure होता है उसमें हम डायलिसिस करवाते हैं, अगर लगातार डायलिसिस करवाए तो वो ठीक हो सकता है। एंड सेकेंड वर्जन क्रोनिक रेनल फेल्योर। यहाँ पे क्रोनिक रेनल फेल्योर बहुत ही
डेंजरस होता है and ये रेगुलर डायलिसिस से ठीक नहीं होता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, रेनल ट्रांसप्लांटेशन यानी दूसरा आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना पड़ता है, सॉरी आर्टिफिशियल किडनी या फिर किसी और का भी किडनी का हम इसमें यूज कर लेते हैं। मेन बात यहाँ पे कि जब किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, रेनल ट्रांसप्लांटेशन, तो या तो वो नज़दीक के यानी खुद के रिलेटिव्स के अंदर ही खोजा जाता है उस किडनी को, नहीं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और रेनल क्रोनिक रेनल फेलियर पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी तरह आपको किडनी मिल गया एंड अगर हमारा किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो भी गया और ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं भी हुआ, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस किडनी को डिस्रिगार्ड नहीं किया, फिर भी हमें जिंदगी भर दवाई किसी मेडिसिन लेना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है फॉर द सेपरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। कब जाने कब हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर दे, इसलिए हमें जिंदगी भर के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए दवाई खाना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज। Another is glycosuria. Glycosuria, sugar, especially glucose content in urine in diabetes mellitus. तो हमारा अगर शुगर या जनरली ग्लूकोज अगर यूरिन में उनके कंटेंट बढ़ जाते हैं, दैट लीड्स टू ग्लाइकोस, यानी कि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का डिस्चार्ज होना। ये डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में जनरली पाया जाता है। तो डायबिटीज मेलिटस को पहचानने का ये भी तरीका है कि ग्लाइकोसूरिया हो रहा है या नहीं। ग्लाइकोसूरिया मतलब होता है ग्लूकोज कंटेंट इन यूरिन। नेक्स्ट डिजीज रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई को हम रेनल स्टोन भी कहते हैं, किडनी में स्टोन हो जाना, ऐसा डॉक्टर कहते हैं किडनी में स्टोन हो गया, दैट इज रेनल स्टोन और रेनल कैल्कुलाई। एक्चुअली में वो स्टोन नहीं होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हार्ड स्टोन लाइक मासेस। वो एक स्टोन लाइक मासेस होता है इन रेनल ट्यूब्यूल और रेनल पेल्विस में। वो स्टोन किस चीज का होता है, वो स्टोन लाइक मासेस किस चीज का होता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम ऑक्सलेट एंड सम फॉस्फेट। तो सोडियम ऑक्सलेट या कुछ फॉस्फेट का इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स अगर हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स या रेनल पेल्विस में accumulate कर जाता है, that leads to renal stone. It is more common in men than women. ये ज्यादातर men में होता है। It causes severe painful condition called renal colic. तो यहाँ पे हमें हमारे जो स्टमक पेन होगा या जो भी रेनल पेन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, that leads called renal colic. It is removed by techniques like pyelolithotomy और lithotripsy. तो पाइलियोलिथोटोमी का यूज किया जाता है या लिथोट्रिप्सी का यूज किया जाता है इसको रिमूव करने के लिए, इन स्टोन को रिमूव, या फिर दवाई खा के इसको सप्रेस कर दिया जाता है। Another disease कीटोन्यूरिया। Ketone bodies in urine leads to ketonuria like acetoacetic acid, beta hydroxybutyric acid. तो ये सब जो कीटोन है अगर ये यूरिया में प्रेजेंट होने लगे, कीटोन बॉडीज हैं ये सब, वो अगर यूरिन में आने लगे, दैट लीड्स टू कीटोन्यूरिया। हिमाट्यूरिया होता है यूरिन विथ ब्लड सेल्स। अगर हमारे ब्लड सेल्स है, ओके, अगर वो यूरिन में आने लगे, ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब यूरिन में अगर आने लगे तो इसको हम हिमाट्यूरिया कहते हैं। ये रेनल ट्यूबरकुलोसिस लाइक डिसऑर्डर्स में ये कंडीशन अपीयर होता है। नेक्स्ट डिजीज हीमोग्लोबिनूरिया। तो हीमोग्लोबिन अगर हमारा यूरिन में प्रेजेंट है तो दैट लीड्स टू हीमोग्लोबिनूरिया। यूरेमिया व्हाट इज passes presence of excess urea about 10 times in blood. तो ब्लड में अगर हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जितना यूरिया निकलना चाहिए, अगर उसके 10 गुना ज्यादा यूरिया अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो जाए, ओके, ब्लड में जितना भी कंटेंट होना चाहिए यूरिया का उससे, तो ह्यूमन ब्लड में जितना यूरिया होना चाहिए अगर उससे 10 गुना ज्यादा यूरिया अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, दैट लीड्स टू यूरेमिया। 34 इज एन्यूरिया, फेल्योर और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अगर हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होना बंद हो जाए, दैट लीड्स टू एन्यूरिया। नेक्स्ट इज नाउ अगर हम नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात किया जाए तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड जो भी डिजीज है उनको हम देखते हैं। आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस का नाम आप लोग ने सुना होगा। आर्थराइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ओके, जॉइंट्स हमारा अगर इन्फ्लेम कर जाता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट्स। तो हमारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, स्टिफनेस हो जाता है, इन्फ्लेम कर जाता है, दैट लीड्स टू आर्थराइटिस।
इट इज मोर कॉमन अमंग ओल्ड एज ग्रुप, आप सभी जानते हैं. देयर इज नो क्यूर एंड ओनली एनाल्जेसिक लाइक पेन किलर्स कैन बी यूज्ड. तो इसमें पेन किलर्स लिया जाता है, इसका कोई भी क्योर नहीं है. नेक्स्ट डिजीज इज गॉट. What is got? Accumulation of uric acid crystal in the synovial joint, especially of grade 2. तो हमारे साइनोवियल ज्वाइंट में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट कर जाता है तो उसको हम कहते हैं गॉट. इट इज रिलेटेड टू प्रोटीन डाइट, सो द पेशेंट शुड अवॉइड मीट. तो ज्यादा प्रोटीन कंजम्पशन के कारण भी हमारा गॉट होता है, तो पेशेंट को ये अवॉइड करना चाहिए मीट का कंजम्पशन लेने से, कुछ भी करने से. प्रोटीन के सोर्स से जो भी डाइट है उनको इग्नोर करना चाहिए. Another disease is osteoporosis. Osteoporosis, what is osteoporosis? It is decrease in density of bones due to loss of calcium and phosphorus from bones. तो bones पे से कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिसॉर्प्शन होना यानी हटना, इसके कारण क्या होता है, बोन का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण हमारे बोन्स वो थिन और लबाइल हो जाते हैं. इट इज मोस्ट कॉमन ऑफ एज रिलेटेड बोन डिजीज इन एडल्ट्स, स्पेशली इन ओल्ड एज. ये एज रिलेटेड डिजीज है, बहुत ही ओल्ड एज के लोग में ये पाया जाता है. इट इज कॉज्ड बाय मैलन्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजेंस. तो ऑस्टियोपोरोसिस जनरली वुमेन्स में पाए जाते हैं और ओल्ड एज मेन में पाया जाता है. इट इज ड्यू टू मैलन्यूट्रिशन, या तो ये मैलन्यूट्रिशन के कारण, और वुमेन में क्यों होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजेंस. तो वुमेन्स में जो एक हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, वो बोन्स पे कैल्शियम और फॉस्फोरस के बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब ये डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हो जाएगा तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे बोन से अलग होने लगेगा, दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस. और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन क्यों होता है, अगर वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कर जाता है यानी मेनोपॉज होने के बाद एस्ट्रोजेंस का डेफिशिएंसी होने लगता है वुमेन में. नेक्स्ट डिजीज मायस्थेनिया ग्रेविस. मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. इसमें होता क्या है, इम्यून सिस्टम स्टार्ट रिजेक्टिंग द आउन मसल फाइबर एज सेल्फ एंटीजन. तो इसमें होता यह है कि खुद का इम्यून सिस्टम, किसी भी हेल्दी व्यक्ति का खुद का इम्यून सिस्टम अपने ही मसल फाइबर सेल्स को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज उसको लगता है कि जो मसल फाइबर्स है वो सेल्फ एंटीजन की तरह काम कर रहे हैं. इट लीड्स टू मसल फैटिग, डिजेनरेशन एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स. तो हमारा मायस्थेनिया ग्रेविस होने के कारण जो ये ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही अपने ही मसल फाइबर सेल्स को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसमें हमारा मसल फैटिग हो जाता है, डिजेनरेशन, यहाँ तक कि पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स भी होते हैं. थर्ड इज राइगर मॉर्टिस. राइगर मॉर्टिस जनरली जब लोग मर जाते हैं उनके बाद का कंडीशन होता है. इट इज द स्टेट ऑफ ए बॉडी स्टिफनिंग आफ्टर डेथ. तो जो हमारा बॉडी होता है वो सिकुड़ना चालू कर देता है, सिकुड़ना, या फिर जो एक स्टेट में आ जाता है अब उसी स्टेट में हार्डनिंग होने लगता है, दैट लीड्स टू रिगर मॉर्टिस. इट अकर्स आफ्टर डेथ. It is due to the formation of permanent cross bridges between actin and myosin, absence of ATP. तो जो हमारा भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स जो होता है वो ड्यू टू होता है क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्म होना और उसका टूटना, किसके बीच में, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में, जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो प्रोटीन है एक्टिन एंड मायोसिन जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट है, इनके बीच में बार बार क्रॉस ब्रिज बनता है, टूटता है. बना तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, टूटा तो रिलैक्सेशन हुआ मसल्स का. बट आफ्टर डेथ क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी में, मतलब जिन जो भी मरते हैं उनके बॉडी में एटीपी का एब्सेंस हो जाता है. ओके, तो एटीपी के एब्सेंस होने के कारण जो एक बार क्रॉस ब्रिज बन जाता है वो वापस नहीं टूट पाता, जिसके कारण परमानेंट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है एंड इट लीड्स टू स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, हार्ड हो जाएगा. Next is muscular dystrophy. What is muscular dystrophy? Degeneration of muscle or dystrophin protein synthesis is inhibited. तो मसल्स का डिजेनरेशन के कारण हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है. इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है मसल्स में उनका इनहिबिशन हो जाता है. इट इज अ जेनेटिक डिजीज. तो क्वेश्चन है कि किस प्रोटीन के सिंथेसिस के कारण हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, तो मेन पॉइंट है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के कारण. इट इज अ जेनेटिक डिजीज.
इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ मसल्स, एग्जांपल फेल्योर ऑफ swallowing मैकेनिज्म। तो पैरालिसिस ऑफ मसल्स क्या होता है कि हम कुछ भी स्वेलो नहीं सकते, जो swallowing मैकेनिज्म है वो नहीं कर सकते, या बहुत चीज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टेटनी। व्हाट इज टेटनी? इट इज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल। हम अगर बार बार अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट करें तो एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें हमारा मसल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उसको रिलैक्ट नहीं होना चाहता है, वो सस्टेन्ड, हालांकि वो टेम्पोररी होता है, पैरालिसिस कंडीशन में ये परमानेंट होता है, बट यहाँ पे टेम्पोररी होगा, यहाँ पे सस्टेन्ड कंट्रैक्शन होगा। अब सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ये क्यों हो जाता है? इट अकर्स व्हेन द सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन सो रैपिड दैट दे सीम टू फ्यूज टुगेदर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा क्रॉस ब्रिज बनता है, और जब रिलैक्सेशन करते हैं तो क्रॉस ब्रिज टूटता है। अगर हम जल्दी जल्दी सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो तो ऐसा लगेगा कि क्रॉस ब्रिज बन ही रहा है, टूटने मतलब जब तक वो टूटे तब तक हम वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज थोड़ी देर के लिए सस्टेन्ड बना ही रह जाएगा, न टूटेगा ही नहीं। दैट लीड्स टू टेटनी। What is fractures? Fractures involve a break in a compact bone due to mechanical injury. तो fractures तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम मैकेनिकल बोन ब्रेक कर जाता है, ओके, मैकेनिकल बोन नहीं, कॉम्पैक्ट बोन अगर हम ब्रेक कर जाता है ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, दैट लीड्स टू फ्रैक्चर। इट इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज पर्सन। तो ओल्ड एज पर्सन में क्या होता है कि उनका जो बोन होता है बहुत ही वीक होता है, ड्यू टू हैव लेस ऑर्गेनिक मैटर बट मोर इनऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर ही लेस होगा बोन्स में, तो बोन्स क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा एंड ब्रिटल, हार्ड बोन्स हो जाएंगे। जब उनको मुड़ना चाहिए तो वो मुड़ेंगे नहीं और टूट जाएंगे। नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। नाउ हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ गए हैं। कैटरैक्ट इज अ डिजीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं मोतियाबिंद, इसको हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। तो कैटरैक्ट क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सफेद मोतिया। It lens becomes partially or completely opaque due to injury, congenital factor, diabetes और एज फैक्टर। तो ह्यूमन में आई में जो लेंस पाया जाता है, आई लेंस, उनका पार्शियली या कंप्लीटली ओपेक हो जाना, यानी कुछ दिखाई नहीं देना, ड्यू टू इंजरी, या तो इंजरी के कारण, या फिर कॉन्जेंशियल फैक्टर्स के कारण, या फिर डायबिटीज पेशेंट में ऐसा होता है, या एज फैक्टर के कारण। तो इनका करेक्शन क्या है? तो कैटरैक्ट का करेक्शन है ड्यू टू करेक्शन है कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, ओके, रिप्लेसिंग डिफेक्टिव लेंस बाय नॉर्मल। तो हमारे ह्यूमन आई लेंस को बदल दिया जाता है, यहाँ पे डिफेक्टिव लेंस से नॉर्मल लेंस लगा दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्रेटिनिज्म। अब हम हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज देखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्रेटिनिज्म होता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हम जानते हैं कि हमारे हार्मोनल एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनके अगर हाइपो सेक्रेशन, हाइपो मतलब कम सेक्रेशन से जो डिजीज होता है उसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म से बहुत सारे डिजीज होते हैं, उनमें एक डिजीज है क्रेटिनिज्म। इसमें होता क्या है? इट इज ए डिजीज ऑफ इन्फेंट, ये जनरली बच्चों में होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हमारे बच्चों का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो डिक्रीज कर जाता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट होता है, सो आईक्यू लेवल बहुत ही कम हो जाता है, सो लो आईक्यू लेवल, डिलेड प्यूबर्टी उनमें डिलेड होते हैं, डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट, ये सभी चीज डिक्रीज हो जाएंगे, एंड रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट भी रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं, क्रेटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के कम सेक्रेशन की वजह से होता है, ये बच्चों में जनरली पाया जाता है। इसमें ये कैरेक्टराइज्ड इस खास चीज है इस डिजीज का कि इसमें क्या क्या होता है, डिक्रीज बीएमआर। अब बीएमआर डिक्रीज कर जाएगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा, पल्स रेट डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, हमारा रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, सो लो आईक्यू लेवल होगा और डिलेड प्यूबर्टी होगा। तो इनको आप ऐसे याद कर लें। नेक्स्ट डिजीज इज माइक्सोइडमा। इट इज ऑल्सो ए हाइपोथायरॉयडल डिजीज। यहाँ भी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के कम सेक्रेशन की वजह से ये डिजीज होता है।
माइक्सोइडिमा में क्या होता है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट। थायरोक्सिन जो हार्मोन होते हैं, क्रेटिनिज्म इन्फेंट्स में होता है, माइक्सोइडिमा एडल्ट्स में पाया जाता है ये डिजीज। थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से उनके डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होता है। तो सारा का सारा सिम्टम क्रेटिनिज्म का ही होगा, जितने भी डिक्रीज बीएमआर, स्टंटेड ग्रोथ एंड एटसेट्रा, ये सारे सिम्टम्स इसमें पाए जाएंगे। इसके अलावा फेस एंड हैंड्स बिकम swollen ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एल्ब्यूमिनस माइक्सोमेटस टिश्यू इन फीमेल। तो इन फीमेल इट कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फेस एंड हैंड्स क्या होंगे, वो स्वेल कर जाएंगे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एल्ब्यूमिनस माइक्सोमेटस टिश्यू। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फीमेल में क्या होगा, माइक्सोइडिमा की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमारा उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होगा। नेक्स्ट इज सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ड्रिंकिंग वाटर। तो हम जानते हैं कि आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाटर में सॉल्ट के रूप में हम आयोडीन का कंजम्पशन करते हैं। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर में आयोडीन की कमी होगी, दैट लीड्स टू सिंपल ग्वाइटर। ये नॉन जेनेटिक डिजीज है। स्पोरॉइड, अभी ये पॉइंट क्यों बताया मैंने, क्योंकि एक ऐसा भी ग्वाइटर होता है जो जेनेटिक होता है, जैसे कि स्पोरैडिक ग्वाइटर। स्पोरैडिक ग्वाइटर एक जेनेटिक डिजीज है, बट सिंपल ग्वाइटर होता है वो नॉन जेनेटिक होता है। ये हम ह्यूमन अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है इस डिजीज को ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो सिंपल ग्वाइटर में क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ एक्टिनल सेल्स। तो थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होगा। देखते हैं अगर किसी को सिंपल ग्वाइटर हो रखा होगा तो उनके जो नेक रीजन होता है वो फूल जाता है। तो थायराइड ग्लैंड हमारा वहां प्रेजेंट होता है, वो उनके इनलार्जमेंट के कारण ये हो जाता है। अब थायराइड ग्लैंड क्यों इनलार्ज होता है, क्योंकि उसमें जो एक्टिनल सेल्स होते हैं उनका नंबर और साइज बढ़ जाता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, एक थायराइड ग्लैंड के एक हार्मोन की कमी की वजह से सिंपल ग्वाइटर होता है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर की बात करें, इट इज ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, सिंपल ग्वाइटर ड्यू टू द थायराइड हार्मोन के डेफिशिएंसी कारण होता है, बट एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कैंसर, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए उनकी वजह से जो ग्वाइटर होता है उसको हम एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। इसमें और क्या होता है, इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अभी हमने पीछे जितने भी डिजीज पढ़े, जैसे कि क्रेटिनिज्म, ओके, क्रेटिनिज्म डिजीज हो गया, माइक्सइडिमा हो गया एंड सिंपल ग्वाइटर हो गया, ये तीनों का तीनों डिजीज हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। बट एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जो सेक्रेशन होता है हार्मोन्स का, उनका एक्सेस मात्रा की वजह से होता है। सो इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का ज्यादा सेक्रेशन की वजह से एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, उनकी वजह से कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, दैट लीड्स टू एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट क्या है, इसका सिम्टम्स है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, increased BMR, increased heart rate, pulse rate, cardiac output, body temperature, reduced body weight and osteoporosis। तो increased BMR की वजह से heart rate increase कर जाता है, pulse rate, cardiac output और body temperature increase कर जाता है। body weight reduce हो जाता है and osteoporosis होता है, यानी कि bone का density घट जाता है। bulging eyeballs with staring look and less blinking, it is also a characteristics point of exophthalmic goiter। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, नेक्स्ट डिजीज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो थायराइड ग्लैंड की तरह एक और ग्लैंड होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उनके हार्मोन्स के हाइपोसेक्रेशन से जो डिजीज होता है उसको हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। इट इज ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेज टू पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है। इट लीड्स टू हाइपोकैल्सिमिक टेटनी, दैट इज फॉल इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जनरली क्या करता है, बोन पे से कैल्शियम का डिजॉर्प्शन कराता है, यानी कि बोन पे से कैल्शियम को हटा के ब्लड में उसका कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का सेक्रेशन कम हो तो हाइपोकैल्सिमिक टेटनी हो जाता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सिमिक टेटनी होता है। It causes muscle twitches, painful muscle contraction and increased neuro excitation। तो increased neuro excitation, न्यूरो एक्साइटेशन को increase कर जाता है।
नेक्स्ट इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जस्ट इसका उल्टा, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा छोड़ा गया हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो तो उसको हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। इट इज ड्यू टू द ट्यूमर इन द पैराथायरॉयड, अगर पैराथायरॉयड में ट्यूमर हो जाए तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। इट कॉजेज ऑस्टेटिस फिब्रोसा सिस्टिका, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से ऑस्टेटिस फिब्रोसा सिस्टिका होता है। ये क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड कैल्शियम सेपरेशन फ्रॉम बोन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स का काम है कि वो बोन पे से कैल्शियम लेवल को हटा के ब्लड में उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रेशन होंगे तो कैल्शियम सेपरेशन फ्रॉम बोन इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ तक कि ब्लड में जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ही हाई होगा। तो हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। अब ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम लेवल हो जाएगा तो यूरिन के द्वारा कैल्शियम निकलना चालू कर देंगे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, तो हमारा बोन का कैल्शियम यूरिन से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट डिजीज इज एडिसन्स डिजीज। व्हाट इज एडिसन्स डिजीज? इट इज डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो हमारा एडर्नल ग्लैंड, एक और ग्लैंड्स होता है एडर्नल ग्लैंड्स, उसमें से एक हार्मोन छोड़ा जाता है दैट इज उसमें से एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड छोड़ा जाता है दैट इज एल्डोस्टेरोन। उसके डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारा डिजीज होता है उसको हम एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? देयर इज अ ब्रॉन्ज स्किन कलरेशन, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, लो ब्लड शुगर, डिहाइड्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, डायरिया। तो एडिसन्स डिजीज में हमारा स्किन कलरेशन ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया यानी Na+ इन यूरिन घट जाएंगे, हाइपरकैलेमिया यानी K+ का डिस्चार्ज ज्यादा होगा, ब्लड शुगर लेवल घट जाएगा, डिहाइड्रेशन होने लगेगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, वीकनेस होगा एंड डायरिया होगा। तो मेन बात यहाँ पे ये याद रखें कि हाइपोनेट्रीमिया होता है और हाइपरकैलेमिया होता है। Na+ का कंसंट्रेशन कम, K+ का कंसंट्रेशन ज्यादा इन यूरिन, इसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक पीछे एक पॉइंट है कि हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया क्या होता है। तो हाइपोनेट्रीमिया मतलब होता है, सॉरी मैंने बोला कि यूरिन में कंसंट्रेशन कम होगा, सॉरी ब्लड में कंसंट्रेशन कम होगा। तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है लो Na+ इन ब्लड इन प्लाज्मा। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है हाई K+ इन ब्लड इन प्लाज्मा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, Cushing syndrome. So there is a over secretion of cortisol. It is a glucocorticoid. तो एडर्नल ग्लैंड एक और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड छोड़ता है दैट इज कॉर्टिसोल। अगर उसका ओवर सेक्रेशन हो जाए इट लीड्स टू कसिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? हाई शुगर लेवल इन ब्लड, जस्ट उल्टा होता है हमारे एडिसन्स डिजीज के। हाई शुगर लेवल हो जाता है ब्लड में, लॉस ऑफ शुगर इन यूरिन, लॉस ऑफ वेट, हाई Na+ यानी कि हाइपरनेट्रीमिया, लो K+, हाइपोकैलेमिया, कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, राइज इन ब्लड प्रेशर एंड सोलेन फिश। नेक्स्ट डिजीज इज गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया में क्या हो जाता है? इनलार्ज्ड ब्रेस्ट इन मेल। अगर कोई आपसे टीचर क्वेश्चन पूछेगी इज ब्रेस्ट इज प्रेजेंट इन मेल, तो हम सभी का आंसर होगा नो, लेकिन ये गलत है। ह्यूमंस में सारे के सही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब में ब्रेस्ट पाया जाता है, बट मेल में क्या होता है? वो ब्रेस्ट रिड्यूस्ड होता है यानी कि वो इनलार्ज नहीं होता, वहीं फीमेल में वो ब्रेस्ट इनलार्ज होता है। तो गायनेकोमास्टिया में एक्चुअली क्या होता है कि मेल में फीमेल्स कैरेक्टर आ जाते हैं एंड दैट लीड्स टू इनलार्ज्ड ब्रेस्ट इन मेल, दैट लीड्स टू गायनेकोमास्टिया। नेक्स्ट इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म हम सभी जानते हैं, इट रिटार्डेड इसमें क्या होता है? रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन। तो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन छोड़ा जाता है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जिसको कहते हैं, उनका अगर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन अगर उनका डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन के डेफिशिएंसी से हमारा जो फिजिकल ग्रोथ होगा वो रिड्यूस्ड होने लगेगा। ड्वार्फिज्म चिल्ड्रन में पाया जाता है, ओके। बट यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल ब्रेन होगा, तो चिल्ड्रन में ब्रेन तो नॉर्मल होगा बट उनका हाइट, उनका बॉडी में जो ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा उतना। नेक्स्ट इज गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म एबनॉर्मल इंक्रीज्ड हाइट एंड लॉन्ग बोन ड्यू टू ओवर सेक्रेशन ग्रोथ। अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा हो जाए
फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो एबनॉर्मल इंक्रीज हाइट, हाइट का एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा। कुछ लंबे लंबे लोग होते हैं उनमें गिगेंटिज्म पाया जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के सेपरेशन से उनका हाइट तो बढ़ेगा ही, उनका लॉन्ग बोन्स जो भी होगा वो सब भी बढ़ेंगे। एक्रोमेगाली, एग्रोमेगाली और डॉर्फिज्म आपस में रिलेटेड है। यहाँ भी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन या एसटीएच का सेक्रेशन कम ज़्यादा होता है। सॉरी गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली आपस में रिलेटेड है। गिगेंटिज्म में क्या होता है कि चाइल्डहुड में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है। एक्रोमेगाली में क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है। सो एडल्ट में भी यही होगा, एबनॉर्मल एलोंगेशन ऑफ लिम्ब्स एंड लोअर जॉ गिविंग गोरिल्ला लाइक अपीयरेंसेस। तो जो ह्यूमंस जो ह्यूमन एडल्ट मेल जो होंगे या फीमेल्स जो होंगे उनमें गोरिल्ला लाइक अपीयरेंसेस आ जाएगा। एक बार और क्लियर कर दे तो ड्वार्फिज्म जो होता है उसमें रिटार्डेड ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन के डेफिशिएंसी से। वहीं गिगेंटिज्म में इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन होता है जिसके कारण इंक्रीज्ड हाइट होता है। ड्वार्फिज्म मतलब छोटा हाइट, गिगेंटिज्म मतलब छोटा हाइट इन चाइल्डहुड, एक्रोमेगाली सॉरी ड्वार्फिज्म मतलब छोटा हाइट इन चाइल्ड, गिगेंटिज्म मतलब ज्यादा हाइट इन चाइल्ड एंड एक्रोमेगाली मतलब ज्यादा हाइट इन adult. Now it's clear. Next disease and last disease is diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? Deficiency of insulin due to degeneration of beta cells. तो हम जानते हैं कि पैनक्रियाज में जो सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, तो अल्फा सेल्स सेक्रेट करता है ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स सेक्रेट करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम है इंसुलिन के डेफिशिएंसी के वजह से जो डिजीज होता है उसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। इंसुलिन का काम है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, ओके, तो उसको कन्वर्ट करना इनटू इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर में या मसल सेल्स में हमारे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है उस ग्लूकोज को, जिससे हमारा शुगर लेवल इन ब्लड मेंटेन रहता है। बट अगर ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ बीटा सेल्स हमारा इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा, अगर इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा तो हमारा ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। दैट लीड्स टू हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है, मोर देन 150 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड शुगर लेवल 150 मिलीग्राम हो जाएगा, यानी शुगर का कंसंट्रेशन 150 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हो जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया के अलावा डायूरेसिस यानी कि इंक्रीज्ड डिस्चार्ज ऑफ यूरिन का डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। डायूरेसिस के अलावा पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीडिप्सिया मतलब होता है इंक्रीज थ्रस्ट, यानी कि डायबिटीज मेलिटस जिनको भी होता है उनमें थ्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोस यूरिया होगा, कीटोन बॉडीज इन ब्लड, कीटोन यूरिया होगा एंड डायबिटिक कोमा एंड डेथ। तो डायबिटीज मेलिटस में ये सभी सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो फ्यूचर्स, लेट्स एंड अप द वीडियो विद दिस डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी से यूनिट से जितने भी डिजीज पढ़ने थे वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा और कोई डिजीज नहीं पढ़ना। इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा और इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो राधे ट्यूटोरियल इस चैनल में को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ एनी चैप्टर एंड फ्रॉम एनी क्लास, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन टू अस, हम आपका जल्दी से जल्दी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।